नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां इस समय सबाब पर है। नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एबीएन न्यूज प्लस द्वारा सुनिए नेताजी एपिसोड भी सुर्खियों में है, जो बड़े दबंगई से, बड़े ताकत से और बेबाक ढंग से सवाल करता है इन सारे नेताओं से और जवाब लेता है बेबाकी से। जवाब देते हुए जहां भाजपा प्रत्याशी सांसद रितेश पांडे नजर आए थे, आज वही टारगेट पर, रडार पर एबीएन न्यूज प्लस के सुनिए नेताजी कार्यक्रम में है पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए पैसा बांटा है और मुकदमा दर्ज हुआ है। जब मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा था तो जमकर उन्होंने लूट घसोट किया और मलाई खाया। इसके अलावा वह किसान का बेटा बोलते हैं, लेकिन आधा दर्जन से अधिक उनके पास विद्यालय है और भी ढेर सारे आरोप हैं कि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है, वह एक क्रिमिनल है। हर सवाल को एबीएन न्यूज प्लस ने बड़े बेबाक ढंग से किया है, बड़े दबंगई से किया है और इन नेताओं के क्रम में बैठे हुए थे लालजी वर्मा और उनको जवाब देना पड़ा। उन्होंने भी बड़े बेबाक ढंग से जवाब दिया है। क्या कुछ जवाब दिया है तो देखिए स्पेशल एपिसोड नंबर 2 सुनिए नेताजी, सिर्फ और सिर्फ एबीएन न्यूज प्लस पर। अंबेडकर नगर लोकसभा चुनावी महासंग्राम के स्पेशल एपिसोड सुनिए नेताजी में आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा जी, आपका सारे दर्शकों की तरफ से हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इस समय सुर्खियों में। किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में उतरे? आज जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कुशासन रहा, जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ, संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कठपुतली बना लिया और 2014 में जो वादा किया था, चाहे वो काला धन लाने का, महंगाई पर नियंत्रण करने का, 2 लाख करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का, किसान की आमदनी दूनी करने, सभी मामलों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, जिसके कारण आम जनमानस, रोज बार बार पेपर लीक होना, इन सारे मुद्दों को लेकर आम जनमानस भाजपा को सत्ता से हटाना चाहता है और इसी आधार पर मैं चुनाव में हूं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, उससे भी आम जनता मुक्ति चाहता है। मंत्री जी, आप 6 बार विधायक रहे, 2 बार महत्वपूर्ण पद पर मंत्री रहे। अंबेडकर नगर के लिए आपने क्या कुछ किया? देखिए, अंबेडकर नगर का जो विकास है उसमें एक बड़ा योगदान हमारा है। जब मैं 1996 में दूसरी बार विधायक हुआ, उस समय हमारे क्षेत्र में कोई भी गांव सड़क से नहीं जुड़ा था। आज कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो लेपन सड़क से न जुड़ा। कोई ढंग का चिकित्सालय नहीं था। हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके और यहाँ पर पूरे जिले में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया। बहुत से लोगों को उसके कारण रोजगार भी मिला। इसके साथ साथ बिजली की अनियंत बहुत बड़ी समस्याएं रहा करती थी। पूरे जिले में 132 का ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन बनवाना, अकबरपुर में एक बड़ा सब स्टेशन बिजली का, पहले हम लोगों का सुल्तानपुर से बिजली आती थी, उसके दृष्टि से किया गया 220 मेगावाट का। इसके साथ साथ सब स्टेशन 33/11 का सब स्टेशन जगह जगह, इंटर कॉलेज हर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का इंटर कॉलेज बनवाया गया। उसके साथ साथ बीज की खेती किसान करता है, बीज उत्पादन का, उनको डाभा सेमर अपना उत्पादन लेकर जाना पड़ता था। हमने यहाँ बिलांगर में केदारनगर के पास डाभा सेमर की
जगह पर उनका केंद्र बनवाया, जिससे अब किसान सारा अपना बीज जो उत्पादित करता है वो इसी जिले में उसकी खरीद हो जाती है। तो इस तरह से पूरे जिले में जो आप विकास देख रहे हैं उसमें एक बड़ा योगदान हमारा है। जब आदमी बहुत मजबूती से लड़ता है तो लोग हमलावर हो जाते हैं, खास तौर पर जो भी निकटतम प्रतिद्वंदी रहता है। ये राजनीति का अपना एक फंडा है। युद्ध और राजनीति में इस तरह का देखने को मिलता है। आपके ऊपर इस समय लगातार हमला हो रहा है, कभी जवाबी हमला हो रहा है तो कभी अपनी तरफ से ढेर सारे आरोप लगाते हुए लोग हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक अपराधी करार दे दिया गया है कई इंटरव्यू और स्पीचों में आपके निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा, कि जो आपने इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट दिया है उसमें आपने खुद यह दर्शाया कि हाँ मेरे ऊपर अपराध दर्ज है। देखिए, अपराध दो तरह के होते हैं। एक राजनीति में रहने वाले व्यक्ति आंदोलन, प्रदर्शन, धरना में अपराध दर्ज होते हैं, उसको अपराध की संज्ञा में नहीं जोड़ा जाता। जो हत्या करता है, लूट करता है, जमीन कब्जा करता है, इस तरह का अपराध है। जो लोग कहते हैं पहले अपना गिरेबान झांकें। मेरे ऊपर किसी भी जनता के द्वारा एक शिकायती पत्र भी कभी मैं पूरे 69 साल की उम्र में कभी मेरे खिलाफ नहीं पड़ा है। जो भी मेरे खिलाफ मामले हैं जो मैंने प्रदर्शित किया है, इल्फातगंज में चेयरमैन के चुनाव के समय जुलूस निकालने के नाम पर, उसका आप लोग स्वयं जानते हैं, वहां मैं था भी नहीं। मैं तो यहीं बैठा था जहां आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन फर्जी भाजपा के लोगों ने, भाजपा के उम्मीदवार ने अपनी हार की खिसियाहट में अपराध का घटना लिखाने का काम किया और मुझे नामजद किया। दूसरा जो हमने प्रदर्शित किया है उसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है कि उसमें हमारा नाम है भी कि नहीं है। उसमें मुझे एक नोटिस मिली है। उस नोटिस को हमने, चूंकि जिन धाराओं में हमसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, हमने उसका जिक्र किया और उसमें नीचे हमने ये भी लिखा कि हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, इसलिए हमें मालूम नहीं कि उसमें हम अभियुक्त हैं भी कि नहीं है। तो ये इस बात को साबित करता है कि मेरे खिलाफ कोई भी आपराधिक मामले नहीं है। अपराध उसको कहते हैं जब जनता को दहशत हो, जनता लिखाती हो। मेरे खिलाफ 69 साल की उम्र में एक भी एप्लीकेशन किसी भी पब्लिक के व्यक्ति के द्वारा नहीं पड़ा। मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी, बलवा, मारपीट, इस तरह के जो हीनियस क्राइम होते हैं जिससे खौफ पैदा होता है, उसी को अपराध की संज्ञा दी गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर विपक्ष लगा रहा है कि चुनाव के दौरान आपने पैसा बांटने का आपके ऊपर आरोप लगा और उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरह की बातें आई। नहीं, ऐसा कोई मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज नहीं हुआ, ना मैंने पैसा बांटा। मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं पैसा कहाँ बांटूंगा। जनता मुझे स्वयं पैसा देकर लड़ाती है और उन्हीं के पैसे से मैं चुनाव लड़ता हूँ। बार बार आपका ये कहना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरे सामने जो लड़ रहे हैं उद्योगपति हैं, वो बड़े परिवार से हैं। इसका पलटवार करते हुए तमाम इंटरव्यू में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 6-6 विद्यालय और सारा बड़ा कॉर्पोरेट, 2-2 बार मंत्री होना, फाइनेंस और चिकित्सा, और जो ये ना जानता हो किस खेत में क्या इस समय पैदा हो रहा है, वो अपने आप को गरीब का बेटा कहे। देखिए, मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है, ट्रैक्टर भी चलाया है, गन्ना भी काटा है और उसको लादा है। जब उम्र थी उस समय मैंने इस काम को किया है। जहां तक विद्यालय का सवाल है, विद्यालय मेरा कोई कॉमर्शियल विद्यालय नहीं है। विद्यालय जो है पब्लिक के होते हैं, उसमें पब्लिक का धन लगता है और पब्लिक के काम के लिए खर्च होते हैं। वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो समिति की है, सोसाइटी की संपत्ति है। और सोसाइटी की संपत्ति आप कब्जा नहीं कर सकते, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सारे समाज सेवी, चाहे वो मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू को बनाया तो क्या उनकी संपत्ति है? आदरणीय श्री जयराम वर्मा जी ने इस जिले में विद्यालयों की भरमार की तो उसके कारण उनको आप पूंजीपति कह सकते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट है, वो हमारा नहीं है, ना हम उसको ले सकते हैं, ना हम उसमें कुछ भागीदार बन सकते हैं।
मंत्री जी, जब एक बड़ा शख्सियत मैदान में उतरता है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा, तो हमलाएं तेज हो जाती हैं और नंगा करने की एक दौड़ चालू होता है, चौतरफा हमला होता है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक बात कहा था कि जो मीडिया में देखने को मिला था कि वो शराब व्यवसायी हैं, घर घर शराब पहुंचेगा अगर उनको प्रमोट किया जाएगा। तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी बेटी भी जो है शराब व्यवसाय से जुड़ी हुई, उनका भी नाम है। देखिए, हमारी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर है महामाया मेडिकल कॉलेज में। उसके नाम से तो शराब की दुकान हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कर्मचारी है। दूसरी बात, वो हमने कोई उस ढंग से नहीं, वहाँ की महिलाएं आई थी, वहाँ एक दुकान था, उसको बंद कराने की हमसे मांग कर रही थी और उसी फ्लो में हमने उस बात को कहा, कोई उसका अन्यथा मतलब नहीं था। मंत्री जी, जब भ्रष्टाचार की बात आई तो याद आ गया कि अभी नॉमिनेशन के बाद ही आपके निकटतम प्रतिद्वंदी जो सत्ता पक्ष है, उन्होंने कहा कि जब मेडिकल कॉलेज बन रहा था तो मंत्री जी ने खूब मलाई खाया। अब आरोप लगाने का तो कोई रोक है नहीं, लेकिन अगर आरोप है तो आवे, कोर्ट में आवे। मैंने एक भी पैसा कभी, और आज उसका परिणाम है कि मैं आज भी अगर मेडिकल कॉलेज में कहीं सिफारिश करता हूँ तो मेरे डॉक्टर सब सुनते हैं, और उसका ये कारण यही है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, किसी को ना तो परेशान किया, ना एक नए पैसा कहीं मैंने किसी से लिया। अपराध और भूमाफिया की बात करना अगर उनके मुंह से ये निकलता है तो मैं समझता हूं कि वो, अब मैं उसका क्या कहूं, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जिसके दहशत से ही लोग जमीन छोड़ देते हों, और जिसका उसी के बल पर साम्राज्य खड़ा हुआ हो, वो हमारे ऊपर आरोप लगाएगा। मंत्री जी, बात आती है अवध क्षेत्र का। अवध प्रांत में एक क्षण ऐसा आया था कि चारों तरफ जो है दीपावली मनाया जा रहा था और विधानसभा में आपने धन्यवाद प्रस्ताव का राम जन्मभूमि निर्माण से संबंधित विरोध किया था। नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं था। राम जन्मभूमि माननीय उच्च न्यायालय के, सर्वोत्तम न्यायालय के आदेश से बना, ट्रस्ट ने बनाया, और जब ट्रस्ट ने बनाया, सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया, तो उसमें जो धन्यवाद प्रस्ताव आया था वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने का प्रस्ताव आया था कि उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री ये स्वीकार करें कि हमने न्यायालय पर दबाव डालकर फैसला कराया, तब तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और अगर उनका योगदान इस मामले में न्यायालय में हस्तक्षेप का नहीं है तो न्यायालय को धन्यवाद दिया जा सकता है या उस ट्रस्ट को दिया जा सकता है। उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहाँ से आ जाते हैं? मंत्री जी, ढेर सारे सवाल आम जनता के जहन में गूंजता रहता है जब चुनाव आता है। आपके ऊपर कई आरोप लगते हैं, आप कई विपक्षी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इसको देख करके उसके जहन में जो सवालात पैदा होते हैं, उस सवालात को लेकर के हम आप तक पहुंचते हैं और एक स्पेशल एपिसोड हम आम जनता को अम्बेडकर नगर के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए नेताजी। तो सुनिए नेताजी में हमने आपसे इतना सवाल किया, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप विकास की बात करते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया, हमने सड़कें बनवाया, हमने बिजली के क्षेत्र में तमाम काम किया, सब जगह रोशनी किया। लेकिन जब चुनावी जीत का आंकड़ा तैयार किया जाता है, खाका तैयार किया जाता है, तो वहाँ जातिगत समीकरण हावी हो जाता है। खास तौर पर अम्बेडकर नगर में कि राजभर किधर जाएगा, हरिजन किधर जाएगा, मुस्लिम किधर जाएगा, ब्राह्मण और क्षत्रिय किधर जाएगा, कुर्मी किधर, इस तरह का एक खाका तैयार होता है। जब इस तरह की राजनीति, इस तरह का खाका आपके सामने आता है, तो आप अपने आप को कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कितना अच्छा है या खतरनाक है अम्बेडकर नगर की राजनीति? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जाति का जो समावेश है उसको हम दूर नहीं कर पाए। हमारे संविधान निर्माताओं की, और विशेषकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 फरवरी 1949 को संविधान सभा में इस बात को कहा था कि हमारे देश में, हम ये इस बात को कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, लेकिन ये मेरा मानना है कि वर्णों और जातियों में बटा हुआ देश कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकता। अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो इन बाधाओं को हमें दूर करना होगा, अन्यथा हमारा लोकतंत्र मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात को उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। निश्चित तौर पर
केवल अम्बेडकर नहीं नगर में नहीं, पूरे देश में जाति के आधार पर जो व्यवस्था बनी हुई है और जिस तरह से उसको प्रमोट किया जाता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अम्बेडकर नगर में वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा युवाओं की। लालजी वर्मा 69 साल के, कैसे अपने आप को सेट करते हैं? नौजवान भी हमसे जुड़ा हुआ है और मैंने कभी ये महसूस नहीं किया। छोटे से छोटे बच्चों के साथ भी हमारे उसी तरह का व्यवहार रहता है जो बड़ों के साथ है। तो निश्चित रूप से उसके कारण नौजवान हमसे ज्यादा जुड़ा है बनस्पत बुजुर्ग लोगों के, तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा मानना है। अंतिम अंतिम सवाल कि लालजी वर्मा को जितने दर्शक देख रहे हैं, वोट क्यों दी? लालजी वर्मा को लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए और इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमें वोट करेंगे और किसान की आमदनी बढ़े, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले, चिकित्सा की समुचित सुविधा हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें वोट करें। और साथ ही साथ है, पिछले जो 5 साल कार्यकाल रहा है, जिसमें सबने भाजपा के जो कैंडिडेट आज हैं उनको जिताया था, उन्होंने उस 5 सालों में क्या डिलीवर किया इस जिले के लिए, इस बात को भी जनता देख रही है। कब वो उपलब्ध रहे, किन लोगों के बीच में रहे, कहाँ रहे, उसको भी जनता देख रही है। एक भी नया कार्य 7 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अम्बेडकर नगर में नहीं आया। कोई एक बिल्डिंग आई हो बता दीजिए। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसको जिस स्थिति में लाना चाहिए था, नहीं आया। यहाँ की नर्सेज का 57 नर्सों के एक साथ ट्रांसफर करके गोरखपुर ले जाया गया। हमने विधानसभा में इस सवाल को उठाया। तो निश्चित रूप से जो स्थिति यहाँ होनी चाहिए थी, भाजपा ने एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके नाम पर भाजपा कोट दे, या भाजपा के कैंडिडेट ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता के लिए एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके लिए मैराथन दौड़ कराने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता उनको वोट दे। विपक्षी आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी गुंडा माफियाओं का पोषक है और उसको प्रमोट करती है। अगर उस सारे लोग जीत जाते हैं तो गुंडा माफियाओं का राज आ जाए। अब अगर वही लोग जो उस धारणा के लोग हैं वो दूसरे का आरोप लगाएंगे। आज पूरे अपराधी तत्वों की भरमार अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके जितने भी पैरोकार हैं, चाहे वो टांडा में जाकर पैरोकारी कर रहे हों या जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनका आप अपने आप इतिहास उठाकर देख लें, पता लग जाएगा कि अपराधी किस तरफ हैं। जितने अपराधी किस्म के लोग हैं वही सब आज भाजपा में हैं। मंत्री जी, आपने हर सवाल का जवाब बड़े बेबाक ढंग से किया। ढेर सारे सवाल जनता के जहन में कौंध रहा था और बहुत अच्छे ढंग से आपने जवाब दिया। सुनिए नेताजी कार्यक्रम में आपको हम बार बार लाते रहेंगे और बेसरथम कार्यक्रम में आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपको सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया कि हम अपनी बात को रख सकें और जो प्रचारित किया जा रहा उसका उत्तर आम जनता तक पहुंच सके। इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद